So hello everyone. Let us start with question number 6, which is saying there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. Okay, so there is a rectangular plot for a school. The village name is Mahuli village. Okay, so here is it. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है यहाँ पे, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है, रेशियो में दी हुई है. सो रेशियो में दी हुई है तो आई कैन राइट लाइक दिस कि लेंथ इज टू ब्रेथ. रेशियो में दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो क्या है, 11:4. As I've already told you, whenever you see the ratio, just convert it into the x form. So I can say यहाँ पे लेंथ जो हो जाएगी, let the length be 11x. तो उसी हिसाब से मेरा ब्रेथ क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेथ हो जाएगा 4x, एज यू कैन सी. तो देखिए मेरी लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो है 11x और ब्रेथ जो है वो है मेरी 4x. अब आगे बढ़ते हैं. एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. ओके, सो अगर मुझे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंसिंग करना है तो जो फेंसिंग करने के लिए आएगा वो मेरे पास से 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ चार्ज लेगा. वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर. दैट मीन्स के ही इज चार्जिंग मी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर 1 मीटर. 1 मीटर के लिए वो मुझे 1 मीटर के लिए वो मेरे लिए मेरे पास से 100 रुपीज़ चार्ज ले रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इट कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000. अभी देखिए पूरा फेंसिंग करवाने के लिए पंचायत को ₹75,000 लगे. 75,000. इट कॉस्ट 75,000 टू फेंस दी रेक्टेंगुलर प्लॉट. सो आई कैन से दैट अगर 1 मीटर के 100 रुपये ले रहा हो तो 75,000 रुपीज़ के लिए मेरा कितना मीटर लगेगा, बिकॉज 75,000 में पूरा का पूरा मेरा फेंसिंग हो चुका हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 75,000 क्रॉस में है 1 इंटू 1 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 75,000. और जो रह गया है यानी 100 रह गया है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो वो आ जाएगा डिवाइड में 100. तो 0 0 0 0 0 0 0 0 कट. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा आंसर आया 750. व्हाट इज़ दिस 750? जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया था क्या था, मीटर के नीचे था, तो आई कैन से 750 मीटर. अब व्हाट इज़ दिस 750 मीटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए पूरे को मैंने फेंसिंग किया हुआ है. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फेंसिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेंसिंग करने का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ तार लगाना. अब चारों तरफ तार लगाना मतलब क्या हो गया, इट इज़ नथिंग बट रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर. तो मुझे यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया और यू कैन से हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो मुझे रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर मुझे मिल गया. सो आई कैन से कि मेरा पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट मुझे मिल गया. कितना है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जो मेरा ये आंसर आया था 750 मीटर. ठीक है, चलो मुझे पेरीमीटर भी मिल गया. अब आगे देखते हैं फाइंड क्या करना है. वी हैव टू फाइंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ. तो मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर से मैं लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकता हूँ. हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. The perimeter of a rectangle is nothing but 2 into L plus B. अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर तो मुझे दिया हुआ है क्या है 750. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे 750 इज इक्वल टू, फिर क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ. लेंथ कितना है अपना, देखिए यहाँ पे हमने लेंथ को क्या माना था, लेंथ है हमारा 11x और ब्रेथ है हमारा 4x. तो लेंथ है हमारा 11x, फिर क्या है प्लस की साइन है तो प्लस, फिर क्या है ब्रेथ जो है हमारा 4x. ठीक है, अब देखिए 750 इज इक्वल टू 2 इंटू 11x प्लस 4x 15x.
अब देखिए 2 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ जाएगा तो मैं डिवाइड में हो जाएगा वो। तो देखिए 750 डिवाइड में 2 आ गया इज इक्वल टू, अब देखिए 750 डिवाइड में 2 चला गया तो यहाँ रह गया सिर्फ 15x रह गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा सिर्फ 15x। चलिए तो 750 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 ज़ा 6 375। तो 375 इज इक्वल टू ये हो गया 15x। अब 15 को मैं उस साइड ले जाऊंगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 375 के डिवाइड में आ जाएगा 15। तो पहले 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू आ गई मेरी तो x की वैल्यू मेरी आ गई 25। अब हमें दोनों का डायमेंशनल फाइंड करना था। तो लेंथ हमारा क्या था, लेंथ हमारा एज यू कैन सी यहाँ पे हमने लिखा हुआ था ना लेंथ, लेंथ हमने 11x माना था। लेंथ इज 11x, सो लेंथ विल बी, तो लेंथ इज माई 11x, तो विच इज़ 11 मल्टीप्लाई बाई 25। सो 25 10 ज़ा 250 प्लस 25 ये हो जाएगा 275 मीटर लेंथ। और ब्रेड्थ हो जाएगा मेरा, ब्रेड्थ इज़ नथिंग बट 4x विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 25। तो 4 इंटू 25 इज़ नथिंग बट 100 मीटर। सो मुझे दोनों की डायमेंशनल मिल गई। माई लेंथ इज़ 275 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 100 मीटर। ठीक है, देख रही है। ओके, नाउ विल मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7. Hassan buys two kinds of cloth material for school uniforms: shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. Okay, सो हसन क्या करता है, स्कूल के यूनिफॉर्म बनवाने के लिए क्लोथ का मटेरियल लेता है। एक होता है उसका शर्ट का मटेरियल और एक है उसका ट्राउज़र का मटेरियल। तो स्कूल का यूनिफॉर्म बनवाना है तो शर्ट का कपड़ा लेगा और ट्राउज़र का कपड़ा लिया उसने। अब दोनों जो कपड़े हैं, शर्ट का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़ा, दोनों का रेट अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हो आप, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 50 पर मीटर। तो शर्ट का मटेरियल जो है ना वो 50 रुपये लेता है 1 मीटर का। और ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र का रेट है रुपीज़ 90 पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का 90 रुपये लेता है ट्राउज़र का, और शर्ट के लिए रुपीज़ 50 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर्स। अब यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी 3, यहाँ पे फॉर एवरी 3 मीटर यहाँ पे जो बता रहा है ना, ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो रेशियो के फॉर्म में किस तरह से कि हर 3 शर्ट पे वो 2 मीटर का कपड़ा, हर 3 मीटर के कपड़े पे सामने वो 2 मीटर का कपड़ा ट्राउज़र लेता है, ऐसा बता रहे हैं। सो 3:2, आई कैन रिपीट, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, यहाँ पे देखिए 3 मीटर का शर्ट, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। सो 3 मीटर इज टू 2 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेशियो में आ गया, बस कन्वर्ट इट इनटू एक्स फॉर्म। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेट द, अब यहाँ पे देखिए शर्ट का मटेरियल उसने 3 मीटर लिया हुआ है, 3 मीटर फॉर एवरी 3 मीटर वो ले रहा है। तो आई कैन से लेट द मटेरियल ऑफ शर्ट, समझ लो मटेरियल उसने जो शर्ट का लिया वो टोटल कितना है, 3x मीटर लिया हुआ है, समझ लीजिए। क्योंकि 3 फॉर एवरी 3 मीटर वो कितने का ले रहा है मटेरियल, ट्राउज़र का 2 मीटर। तो मटेरियल ऑफ ट्राउज़र कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। तो मान लो
कि वो शर्ट 3x मीटर ले रहा है टोटल और ट्राउज़र 2x मीटर ले रहा है। ठीक है, यहाँ रेशियो से मुझे पता चल गया। अब आप देखिए, वो अगर शर्ट 3x मीटर ले रहा है तो उसे टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, और आई कैन से उसके टोटल शर्ट का कॉस्ट कितने में पड़ेगा। अब आपको देखो यहाँ पे बताया हुआ ही था स्टार्टिंग में कि हर 1 मीटर के लिए वो सामने वाला 50 रुपये चार्ज लेता है उसके पास से। तो शर्ट के लिए पहले देख लेते हैं। शर्ट के लिए 1 मीटर का 50 रुपये लेता है। तो उसी तरह हसन ने कितना मीटर शर्ट लिया हुआ है, तो हसन ने 3x मीटर शर्ट लिया हुआ है, तो उसके लिए उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। आई विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 3x इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 150x रुपीज़। दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस, और यू कैन से अ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट के लिए उसे कितने चुकाने पड़े, तो शर्ट के लिए उसे 150x रुपीज़ चुकाने पड़े उसको। ठीक है, इसी तरह से मैं ट्राउज़र का देख लेता हूँ। अब ट्राउज़र कितना ले रहा है वो, चलिए अब ट्राउज़र कितना ले रहा है वो। ट्राउज़र यहाँ पे देखा था हमने 2x मीटर ले रहा है। अब ट्राउज़र का रेट भी देख लेते हैं। ट्राउज़र का 1 मीटर का 90 रुपये है। तो देखिए, ट्राउज़र का 1 मीटर का 90 रुपये चार्ज ले रहा है वो। तो उसने कितना मीटर ट्राउज़र लिया हुआ है, 2x मीटर ट्राउज़र लिया हुआ है, तो उसका कितना होगा। नथिंग, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2x इंटू 90 विच इज़ इक्वल टू 180x रुपीज़। और आई कैन से अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू 180x रुपीज़। उसे ट्राउज़र के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़े, ट्राउज़र के लिए उसे 180x रुपीज़ खर्च करने पड़े। अब देखो आगे क्या कर रहा है वो। शर्ट खरीद लिया, ट्राउज़र खरीद लिया। अब आगे पढ़ते हैं। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है कि वो जो मटेरियल जो खरीदा उसने शर्ट और ट्राउज़र, अब वो मटेरियल को वो 12% और 10% प्रॉफिट पे बेच देता है। व्हाट ही डू के, समझ लीजिए शर्ट जो था, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट वो था 150x। देखो शर्ट को वो कितने में बेच रहा है, शर्ट को वो 12% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो देखिए पहले मैं शर्ट का निकल लेता हूँ। शर्ट का प्रॉफिट वो 12% पे बेच रहा है, तो उसको कितने में बेचा होगा उसने। वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। समझ लो 150x रुपीज़ में वो खरीद रहा है और 12% प्रॉफिट में वो बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा उसने। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़। तो 12% यानी 12/100। 12% ऑफ किसका, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पे लगता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। तो ये 12% किस पे लगा, तो ये 12% सीपी पे लगा। एंड व्हाट इज सीपी, सीपी इज़ नथिंग बट 150x है मेरा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150x। अब देखना, 0 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो अब ऊपर देख सकते हो 6 इंटू 3 हो गया, और x तो है ही ऑलरेडी। तो मेरा प्रॉफिट आया, मेरा 6 इंटू 3 का मतलब 18x। 18x रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ मुझे। देखिए वापस से ऊपर 6 इंटू 3 और x 3x है, तो 6 इंटू 3x 18x। दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट जो हुआ ना वो 18x रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ शर्ट पे। अब समझ लो 150x रुपीज़ में मैं ख़रीदता हूँ, और अगर मुझे 18x रुपीज़ का प्रॉफिट करना हो तो मैं वो शर्ट कितने में बेचूंगा। बट ऑब्वियस है सी पी प्लस प्रॉफिट में बेचूंगा। जितने में ख़रीदा उसके ऊपर वो प्रॉफिट चढ़ा दूंगा, तो मेरा सी पी मिल जाएगा उसे। सी पी मेरा कितना था, 150x रुपीज़ था, प्लस 18x मैंने ऊपर चढ़ाए प्रॉफिट के, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 168x रुपीज़। दैट मीन्स मैं जो सेलिंग कर रहा हूँ वो शर्ट का, वो 168x रुपीज़ में बेच रहा हूँ।
अब उसी तरह से मैं ट्राउज़र का देख लेते हैं। ट्राउज़र का सीपी मुझे दिया हुआ था। ट्राउज़र का सीपी क्या था? ट्राउज़र का सीपी था 180x। ये रहा, देखिए यहाँ पे ट्राउज़र का सीपी जो था वो था 180x। चलिए, अब वो उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ? तो 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। ये रहा ना, मटेरियल रेट 12% प्रॉफिट जो था वो शर्ट के लिए था, और 10% प्रॉफिट जो था वो ट्राउज़र के लिए था। चलिए, तो ये 180x रुपीज़ और प्रॉफिट जो है वो मेरा 10% है। तो यहाँ पे भी मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि वो कितने में बेचेगा अगर वो प्रॉफिट चढ़ा रहा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रॉफिट जो है परसेंटेज में है। तो 10% यानी 10/100, द 10% प्रॉफिट ऑफ किसका? मैंने पहले भी बताया था, सीपी का। व्हाट इज सीपी? 180x सीपी है। चलिए, तो 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 180x। तो यहाँ से ज़ीरो ज़ीरो कट, ऊपर नीचे ज़ीरो कट। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर हो गया 1 × 18x। तो मुझे प्रॉफिट मिल गया। व्हाट इज़ द प्रॉफिट? तो प्रॉफिट आया मेरा 18x रुपीज़ का। 18x रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट आया ट्राउज़र के लिए। अब देखिए, 18x रुपीज़ मेरा प्रॉफिट आया। अब देखिए, ट्राउज़र मैंने 180x रुपीज़ में ख़रीदा था, और ऊपर मैं प्रॉफिट 18x रुपीज़ का कर रहा हूँ। तो कितने में बेचाऊँगा मैं? तो मेरा सेलिंग प्राइस रह जाएगा 180x रुपीज़ में ख़रीदा, प्लस 18 रुपये का ऊपर मैं एक्स्ट्रा चार्ज लगा देता हूँ प्रॉफिट के लिए। तो मैं कितने में बेचूँगा? तो उसमें मेरा सेलिंग प्राइस मिल गया मुझे 198x रुपीज़ में मैंने उसको बेचा ट्राउज़र को। तो ये मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया यहाँ से। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा था आगे? हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज़, तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई? अच्छा, ओके। अब वो जो टोटल बेच रहा है ना, तो टोटल उसने कितने रुपए में बेचा सब कुछ? तो 36,600 रुपीज़ में उसने बेचा हाँ। सो आई कैन से मेरा टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना है? 36,600 रुपीज़ है। एंड व्हाट इज़ टोटल सेलिंग? जितना मैंने ट्राउज़र को बेचा और जितना मैंने शर्ट को बेचा। शर्ट को कितने में बेचा? 168x रुपीज़ में बेचा। सो माई 168x रुपीज़ प्लस ट्राउज़र कितने में बेचा? 198x रुपीज़। अगर मैं जब ट्राउज़र का जो बेचा मैंने प्लस शर्ट के जितने में बेचा टोटल करूँगा तो कितना होना चाहिए टोटल? तो वो टोटल होना चाहिए मेरा 36,600 होना चाहिए। अब इसको मैं सॉल्व कर दूँगा। ये हो जाएगा मेरा 16 9 10 16 366x इज इक्वल टू 36600। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 36,600 अपॉन में 366। अब देखिए, 1 ज़ा ये 100 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 100। फाइनली आई गॉट दी x वैल्यू। अब जो भी चीज़ फाइंड करना है वो इजीली अब मैं फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है मुझे? हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? उसने ट्राउज़र का मटेरियल कितने में ख़रीदा था? देख लीजिए आप यहाँ पे 2x मीटर ख़रीदा था उसने। तो बस ट्राउज़र का मटेरियल मुझे मिल गया। सॉरी, हाँ, ट्राउज़र का मटेरियल मुझे मिल गया। तो ट्राउज़र उसने 2x मटेरियल लिया था, उसने 2x मीटर का ट्राउज़र लिया था उसने। सो आई कैन से 2 × x का मतलब 100। दैट मीन्स ट्राउज़र उसने 200 मीटर लिया था। ट्राउज़र उसने 200 मीटर लिया था। आई गॉट द वैल्यू। ओके, now question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. ठीक है, अब देखो, half of the herd of a deer are grazing in the field. What does this mean? कि जितने फील्ड में डियर है उसके आधे जो है, आई कैन से, मुझे पहले तो पता ही नहीं है कितने डियर है यहाँ पे। तो बस यहाँ से पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं पहले लिख देता हूँ कि लेट द टोटल डियर एक्स। अब देखो, हम टोटल डियर एक्स मान लेते कि एक्स नंबर ऑफ डियर्स है यहाँ पे। अब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से क्या बोला है? हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। चलिए, हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, दैट मीन्स कितने लोग ग्रेजिंग कर रहे होंगे? टोटल एक्स है तो हाफ लोग चलेगा, इसका मतलब x/2। आई कैन से कि x/2 लोग ग्रेजिंग कर रहे हैं।
and 3/4 of the remaining are playing nearby. What is meaning of 3/4 of remaining? अब देखिए 3/4 of remaining, 3/4 of remaining are playing. देखिए x अपॉन 2 चले गए, x टोटल नंबर ऑफ डियर्स है, उसमें से आधे चले गए, तो अब कितने बचे? आधे बचे आई कैन से। तो मेरे आधे डियर अभी वही के वही है। अब आधे डियर में से, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने हैं मेरे? x अपॉन 2 है, उसके 3/4, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग का मतलब जितने बचे थे, x अपॉन 2 बचे थे, उतने खेल रहे हैं। तो ये कितना हो गया आप देख सकते हो यहाँ पे 3x अपॉन 4 2 ज़ा 8, 3x अपॉन 8 डियर्स खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब जो बाकी रहे सब चले गए, यानी x अपॉन 2 लोग खेल रहे हैं, 3x अपॉन 8 खेलने चले गए, और एक x अपॉन 2 ग्रेजिंग करने गए थे। तो बाकी जो बचे, यानी कितने बचे? तो बाकी जो बचे थे वो पानी पी रहे, ड्रिंकिंग वाटर। कितने थे? तो 9 डियर्स है। जो बचे हुए थे 9, वो पानी पी रहे थे। सो फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड। ओके, अब नंबर ऑफ डियर मुझे फाइंड करना, नंबर ऑफ डियर मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डियर? और यू कैन से टोटल डियर। ओके, लेट अस थिंक ऑफ इट। मुझे टोटल डियर पता है x है। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी डियर ग्रेजिंग करने गया है, खेलने गया है, और जो पानी पी रहे हैं, उस सभी को मैं वापस से बुलाऊंगा, और यू कैन से उन सभी को मैं प्लस करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा? एक्चुअल में मुझे टोटल डियर ही मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना कि जो ग्रेजिंग करने के लिए गए हुए, एक्स अपॉन 2 ग्रेजिंग करने गए, उनको मैंने बुला लिया, चलो सब डियर यहाँ पे आ जाओ, एक्स अपॉन 2 डियर्स इधर आ गए मेरे पास। फिर जो खेलने गए हुए थे 3x अपॉन 8, उनको भी मैंने बुला लिया। फिर जो 9 जो बचे हुए थे, वो जो पानी पी रहे थे, उनको भी मैंने बुला लिया, सभी को बुला लिया और सभी को इकट्ठा कर लिया। तो एक्चुअल में मुझे क्या मिला? इट इज़ नथिंग बट मुझे टोटल डियर मिल जाएंगे वो सब। सो आई कैन से कि टोटल डियर मुझे फाइंड करना है। सो आई कैन से कि मेरा जो टोटल डियर है वो कौन है? इज़ नथिंग बट जो ग्रेजिंग करने गए हैं वो, प्लस जो खेल रहे हैं वो, प्लस जो पानी पी रहे हैं। और कैसे सिर्फ वाटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर पानी पी रहे हैं वो। अब मेरे हिसाब से टोटल डियर कितने? मेरे हिसाब से मैंने टोटल डियर एक्स माना हुआ है। फॉर मी, मेरे लिए एक्स है टोटल डियर, इज इक्वल टू, ग्रेजिंग करने कितने गए थे? एक्स अपॉन 2 गए थे ग्रेजिंग के लिए, तो एक्स अपॉन 2 प्लस खेलने के लिए कितने गए थे? खेलने के लिए 3x अपॉन 8 गए थे, तो 3x अपॉन 8 खेलने के लिए गए थे, प्लस पानी कितने पी रहे थे? 9 थे जो पानी पी रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप इक्वेशन सॉल्व करना है। x अपॉन 2 को वहाँ पे ले जाएंगे, 3x अपॉन 8 को वहाँ पे ले जाएंगे, सब लाइक टर्म वाले को एक साथ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 8, सब वहाँ चले गए तो माइनस हो गए, और यहाँ पे रह गया सिर्फ इज इक्वल टू 9। एज यू कैन सी, देखिए एक्स अपॉन 2 वहाँ गया, 3x अपॉन 8 भी वहाँ चला गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एलसीएम ले लूँगा। देखिए एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ गया मेरा 8। पहले वाले को 1 इंटू 8, ऊपर 8 आ जाएगा तो 8x, फिर दूसरे वाले को इंटू 4 यानी -4x, इंटू 1 यानी -3x, इज इक्वल टू 9। अब देखिए 8x माइनस 4x, 4x माइनस 3x, x, तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। अब 8 जो है वो डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 72। और x क्या था मेरा? टोटल डियर। सो आई गॉट दी टोटल नंबर ऑफ डियर। तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं मेरे? तो टोटल नंबर ऑफ डियर है मेरे 72। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is saying the grandfather is 10 times older than his granddaughter। ठीक है, चलिए तो वो वाली ट्रिक लगा लेते हैं। ग्रैंडफादर इज यानी इक्वल टू 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू के इसे ग्रैंड डॉटर है, तो लेट ग्रैंड डॉटर भी, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर भी एक्स। तो उसके ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी?
तो ग्रैंडफादर देखिए ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े है, तो 10 टाइम्स है, तो आई कैन से 10x हो जाएगी ग्रैंडफादर की। अब आगे पढ़ते हैं। ही इज़ ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। अच्छा ओके, अब आगे देखिए, ही का मतलब वही ग्रैंडफादर, मैं GRF लिख रहा हूँ, ग्रैंडफादर इज ही, क्या बोला हुआ है, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। 54 years ओल्डर, 54 years बड़े हैं किससे, तो उसी की पोती से यानी ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, आइडिया आ रहा है ना, तो कि ग्रैंड डॉटर जितनी है उससे 54 years बड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर मुझे पता है कितने हैं, 10x है, बस सभी की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे। ग्रैंडफादर 10x है इज इक्वल टू ग्रैंड डॉटर कितनी है, x है प्लस 54। वेरी इजी, इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा। तो 10x प्लस x है तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस एक्स 9x, 9x इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू 54/9, 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, तो देखिए प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर कितनी थी, x ईयर्स की थी, और x क्या आया हमारा, x हमारा आया 6, दैट मीन्स कि ग्रैंड डॉटर जो है वो 6 years की है। उसी तरह जो ग्रैंड फादर थे वो कितने थे, उनकी उम्र 10x की थी, दैट मीन्स 10 × 6, दैट मीन्स 60 years के उसके ग्रैंड फादर है। ओके, सो आई गॉट बोथ द प्रेजेंट एज, दोनों की मुझे प्रेजेंट एज मिली है। चल क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। ओके, अगेन सेम सेम करना है कि अमन्स एज इज 3 times उसके पोते की एज, तो 3 times मैं सन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख लो कि लेट द सन्स एज बी एक्स, तो अमन की एज क्या हो जाएगी, तो अमन्स की एज हो जाएगी 3x, बिकॉज 3 × सन की एज है, तो 3 × x। अब 10 years अगो ही वॉज 5 years इज सन एज। अच्छा ओके, 10 साल पहले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 years अगो की बात करें, 10 साल पहले की बात करें अगर, तो ही मीन्स के अमन वॉज 5 times हिज सन एज। सो आई कैन से कि अमन वॉज यानी इज इक्वल टू वॉज, क्या बोला है देखिए, 10 years अगो अमन वॉज 5 times हिज सन एज, तो 5 times हिज सन एज। तो देखिए 10 साल पहले अमन कितना का हो जाएगा, आज अमन 3x का है, तो 10 साल पहले क्या मैं कह सकता हूँ 3x माइनस 10 पहले। सो अमन हो गया मेरा यहाँ पे 3x माइनस 10, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 5 × सन। अभी सन कितने साल का है, प्रेजेंट में x साल का है, तो 10 साल पहले कितने का होगा वो, x माइनस 10 का हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगा दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 5 × x हो गया 5x, माइनस 5 × 10 हो गया 50। चलिए लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और -10 को उस साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे -50 ऑलरेडी है, उसके साथ आ गया +10। देखिए 3x माइनस 5x तो -2x इज इक्वल टू -50 +10 तो -40, दोनों साइड माइनस माइनस कट, तो x आएगा मेरा 40/2, तो 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, सो x की वैल्यू मेरी आ गई 20, x की वैल्यू आ गई मेरी 20। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है मुझे। सो पहले अमन के सन की देख लेते, अमन के सन की एज, प्रेजेंट एज कितनी थी अमन के सन की, प्रेजेंट एज यहाँ पे देख सकते हो आप x है, तो अमन के सन की एज है यहाँ पे x, और x क्या आया हमारा 20 years। उसी तरह अमन की एज कितनी थी, अमन की एज प्रेजेंट में थी 3x, दैट मीन्स 3 × 20, दैट मीन्स 60 years। तो अमन का लड़का 20 years का है प्रेजेंट,
और अमन खुद 60 ईयर्स का है। ओके।